स्टार्ट करते हैं अभी डेप्रिसिएशन। लाइट बंद कर दीजिए ना। बोल, कौन बुला रहा है? चलो, ये चैप्टर तुम लोग को 8 तक आ सकता है। अभी डिपेंड करता है कॉलेज में कैसा पैटर्न है। हाँ वही, 8 मार्क इजी है काफी, पर ध्यान देना थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, राइट? तो जैसे हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं वैसे डेप्रिसिएशन का भी कैलकुलेशन करना रहता है। पर एक बार सुनोगे अच्छे से तो समझ जाएगा। क्या हो गया बोल? तो क्यों बात क्यों कर रहा है? क्या चाहिए तेरे को? तू इधर आ। हाँ, रुक, उसको जगह दे। हम्म, अपना बीआरएस चैप्टर भी बाकी है थोड़ा, तो वो अपन 11 बजे करेंगे, 11 से 12। पहले अपन डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? नाम सुना है? डेप्रिसिएशन नाम सुना है क्या? सुना रहेगा ना, हम लोग ने, याद है? इंट्रोडक्टरी लेक्चर में असेट्स के बारे में बात किया था, तभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, डेप्रिसिएशन। अच्छा, अभी तुम लोगों को क्या पता है ये वर्ड के बारे में? क्या लगता है, क्या रहेगा? एनीवन? एनीवन 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 बोल। ओके, और? ओके, और तो वैल्यू गिरते जाते तो हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? वैल्यू गिर रहा है तो गिरने दो, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग के लिए, ओके। और जो आंसर्स मिले मेरे को वो सही है अभी तक। तो अभी ये डेप्रिसिएशन है, वो कौन से असेट पे हम लोग चार्ज करते हैं? याद है, तीन तीन टाइप के एसेट्स थे। कौन से 3 टाइप के एसेट्स? फिक्स्ड, करंट, फिक्टिशियस। तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? फिक्स्ड एसेट्स। अब ये डेप्रिसिएशन, अच्छा कोई भी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू गिरता क्यों है? व्हाई डज इट फॉल? बेनिफिट्स यूज करते हैं इसके लिए, ओके। और बोल रहा है बेनिफिट्स मिल रहा है इसके लिए कि फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू गिरते जाता है। और क्या रीजन हो सकता है? और क्या रीजन हो सकता है? किटी किटी पार्टी इकड़े बात किया, सीधा बाहर ही भेज दूंगा आज, फर्स्ट बेंच पे नहीं, सीधा बाहर। हाँ बोलो, और क्या रीजन हो सकता है? क्यों गिर रहा है? अभी एसी खरीदा सपोज, तो वैल्यू गिर क्यों रहा है उसका? नहीं, मार्केट में वैल्यू ज्यादा रहेगा तो? मार्केट में वैल्यू ज्यादा रहेगा तो क्या? तुमने आज 30 पे खरीदा, मार्केट में कल 32 में मिल रहा है, बिक रहा है, तो वैल्यू बढ़ गया। Does depreciation is dependent upon the market factor or economic factor? No, it is not. तो क्यों गिर रहा है फिर भी? क्वालिटी एकदम मस्त मेंटेन किया मैंने, तो फिर भी वैल्यू गिरेगा। तुम कार खरीदते हो, सर्विस करवाते हो ना कार, तो तुम लोग क्वालिटी मेंटेन रखते हो, पर वैल्यू क्या होते जाता है उसका? गिरते जाता है, क्यों? सिंपल सा लॉजिक है। दिस फिक्स्ड एसेट्स दिस फिक्स्ड एसेट्स कैरीज अ लिमिटेड लाइफ। क्या रहता है?
लाइफ क्या रहता है उन लोग का, लिमिटेड रहता है ना। ऐसा कुछ है क्या कि ये इनफाइनाइट लाइफ कैरी करते हैं? जैसे एसी का एग्जांपल दिया, आज 30,000 में परचेस किया, तो आज के दिन पे 30 रहेगा, बाय द एंड ऑफ द लाइफ, सपोज के एसी का लाइफ यूजफुल लाइफ है 10 years, तो बाय द एंड ऑफ 10th year द वैल्यू बिकम्स 0। हाँ कि ना? तो जो भी फिक्स एसेट्स है जिसका लिमिटेड लाइफ रहता है, लिमिटेड लाइफ, उसका वैल्यू हर साल क्या होते जाता है, गिरते जाता है। इसके लिए तुम लोग देखो ना, कभी भी कोई भी असेट्स जो तुम लोग यूज करते हो, जैसे कि एसी, लैपटॉप, मशीनरी, फर्नीचर, सब क्या है, सबका कैसा लाइफ है, लिमिटेड लाइफ है। ऐसा बोल सकता है क्या कि ये सालों साल तक रहेगा एसी मेरे साथ ही? हाँ हाँ कि ना? तो अभी सोचो कि अगर इसका लिमिटेड लाइफ है, जैसे जैसे उसका एंड के तरफ वो पहुंचते जाएगा, उसका वैल्यू किधर जाते जाएगा, 0 की तरफ जाते जाएगा। तो हम लोग क्या एक साथ में इसको 0 कर देंगे हमारे बुक्स में? नहीं, हम लोग ये 30,000 को हर साल यूज कर रहे कि नहीं कर रहे? आज मैंने एसी खरीदा, पे किया 30, क्या मेरे को पूरा 30,000 का बेनिफिट पहले साल में ही मिल जाएगा? हाँ कि ना? नहीं, मेरे को उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा, जब तक उसका लाइफ है तब तक मिलेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं हर साल 10% यूज करता हूं, कितना परसेंट, 10%, तो हर साल में कितना रुपीज या कितने वैल्यू का बेनिफिट ले रहा हूं वो एसी से, 3,000 का। तो जितना मैं बेनिफिट लेगा उतना वैल्यू मैं कम करते जाऊंगा। सुना क्या बोला? हर साल मैं कितना परसेंटेज यूज कर रहा हूं, ये 30,000 रिप्रेजेंट 100%, ये सब लोग 30,000 रिप्रेजेंट्स 100%, आउट ऑफ 100% एवरी ईयर आई एम यूजिंग 10%। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट? कितना बेनिफिट मिल रहा है हर साल? 3,000। और जितना बेनिफिट मिलता है उतना मैं वैल्यू हर साल क्या करते जाऊंगा, कम करते जाऊंगा। गेटिंग इट? तो जो वो वैल्यू कम करने का बात चालू है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। नाउ दिस डेप्रीसिएशन कैन बी ड्यू टू मेनी रीजंस। इट कैन बी ड्यू टू वेयर एंड टेयर, इट कैन बी ड्यू टू, ये देखो वेयर एंड टेयर, इट कैन बी ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ टाइम। व्हाट डू यू नो एफ्लक्स? एफ्लक्स मींस पासेज ऑफ टाइम। मैंने एसी इंस्टॉल कर दिया, ऑन ही नहीं किया, सिर्फ इंस्टॉल करके रख दिया, 3 साल तक मैंने एसी को यूज नहीं किया, तो एसी का वैल्यू आज 30 था, 3 साल के बाद 30 रहेगा क्या? पहले मैंने यूज नहीं किया, एक भी बार ऑन बटन दबाया ही नहीं, तो भी बोलो क्या होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि उसका लाइफ क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। समझा? एफ्लक्स मींस पासेज ऑफ टाइम, टाइम भी पास हो गया तो भी क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर है? एंड तीसरा रीजन क्या दिख रहा है यहां पे, ऑब्सोलेसेंस। इसका मतलब क्या है? अभी जैसे कि आईफोन 17 आ रहा है, बराबर आ गया ना आईफोन 17, तो आईफोन 12, 13 उसके बारे में कोई पूछता है क्या? नहीं। उसका टेक्नोलॉजी और अभी का टेक्नोलॉजी में फर्क है कि नहीं है? आईफोन 5 पूछता है कोई? आईफोन 5 क्या हो गया है, उसका टेक्नोलॉजी आउटडेटेड। तो ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या है, आउटडेट होना, और जो चीज आउटडेटेड हो जाता है उसका वैल्यू 0 ही हो जाता है, वो मार्केट में बिकता ही नहीं है, बराबर है? तो इस वजह से भी मेरे को क्या चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन लिखने के लिए या चार्ज करने के लिए देयर आर वेरियस रीजंस, ओके, बट व्हाई आर वी लर्निंग दिस चैप्टर? बिकॉज वी परचेज फिक्स्ड एसेट्स, एंड इफ फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज्ड वी रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट प्राइस। हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर याद रहेगा तो। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ये सीखा था कि हम लोग जो भी चीज खरीदते हैं उसको कौन से कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए, ओरिजिनल कॉस्ट। एंड ओरिजिनल कॉस्ट मींस द प्राइस विच वाज प्रिवेलिंग ऑन द डे ऑफ परचेज। जिस दिन पे खरीदा उस दिन के प्राइस पे अपन रिकॉर्ड करते हैं,
बराबर है। तो हमारे बुक्स में तो वही प्राइस हर साल दिखते रहेगा, पर टू शो इट्स ट्रू वैल्यू एवरी ईयर एंड वी नीड टू चार्ज डेप्रीसिएशन। तो पहले साल में 10% यूज किया तो 30,000 में से 3,000 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा 27। फिर नेक्स्ट ईयर वापस से 3,000 चार्ज करेगा तो कितना बचेगा 24, फिर 21, ऐसा कर करके और क्या हो जाएगा 0। 10 साल के एंड पे क्या हो जाएगा 0। सबको समझा? किसी को डाउट? अच्छा, ये डेप्रीसिएशन है, ये हम लोग अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग को इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोग ने समझा है कि डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में अपन बात करते हैं, पर हम डेबिट एंड क्रेडिट वही चीज का करते हैं जिसका ट्रांजेक्शन होता है। अरे हाँ कि ना? क्या मैं ये डेप्रीसिएशन का जो 3,000 का वैल्यू है उसका क्या मैं किसी के कुछ लेन देन करने वाला हूं, एक्सचेंज करने वाला हूं? ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन क्या था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ। तो क्या मैं डेप्रीसिएशन का दू, ये ले पैसा 3,000, मेरा वैल्यू कम हो गया, ऐसा? हाँ हाँ कि ना? नहीं। तो फिर भी हम लोग क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज वी नीड टू ब्रिंग द एसेट एट इट्स ट्रू वैल्यू एट द ईयर एंड। वो साल के एंड पे उसका जितना वैल्यू रहेगा उतने वैल्यू पे लेके आओ। टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग ईयर। इसके लिए हर साल कंपलसरी क्या चार्ज करना पड़ता है? डेप्रीसिएशन। समझ रहे क्यों पढ़ रहे? सो इफ इट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन देन इट इज एन एडजस्टमेंट which is done in the value of fixed asset at the end of the accounting year। तो कोई भी पूछे तो बोलने का डेप्रीसिएशन कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो क्या है? एडजस्टमेंट है। किसमें? फिक्स्ड एसेट्स। कब? साल के एंड पे। सुना क्या बोला? अगर वो ट्रांजेक्शन नहीं है तो कुछ कैश में सेटलमेंट का बात आएगा क्या? नहीं। हेंस इट इज नोन एज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। अभी ये खर्चा है क्या? यस, इट इज एन एक्सपेंस। व्हाई इट इज एन एक्सपेंस? तुमने ये एसी खरीदा था यहां पर 30,000 का। जिस दिन पे एसी खरीदा तो मैं बोलूंगा मेरा खर्चा हो गया। अरे हाँ कि ना? बट क्या उसका बेनिफिट मेरे को 1 साल में मिला है? बेनिफिट कितने साल में मिलेगा? 1 से ज्यादा साल में मिलेगा। तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं जिसका बेनिफिट 1 से ज्यादा साल में मिलता है? क्या बोलते हैं? बचपन में सीखा था ना, कैसा खर्चा बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट ये कैपिटल पूरे 100% में से कुछ परसेंटेज मेरे को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा? 10%। तो जितना बेनिफिट मिल रहा है उसको मैं क्या बुलाऊंगा? क्या बुलाऊंगा? मतलब मैं क्या कर रहा हूं? 30,000 में से हर साल 3,000 3,000 3,000 किस में डालते जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस। हाँ कि ना? तो डेप्रीसिएशन खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पर ये ऐसा खर्चा है जो हम एक साथ में नहीं लिखते हैं, परसेंटेज वाइज इंस्टॉलमेंट में थोड़ा 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 करके लिखते जाते हैं जितना यूसेज करते हैं। ये जो 10% बोल रहा हूं, दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट परसेंटेज। गेटिंग इट? हाँ कि ना? तो कोई भी पूछे तो बोलने का फिक्स एसेट्स पे डेप्रीसिएशन क्यों चार्ज होते हैं? तो क्या बोलोगे? बिकॉज इट कैरीज लिमिटेड लाइफ। अगर लिमिटेड लाइफ है तो उसका वैल्यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ मतलब व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक लाइफ? इकोनॉमिक लाइफ मींस जब तक हम लोग को उससे बेनिफिट जनरेट करके पैसा कमा सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक लाइफ। जैसे कि मशीनरी है, मशीनरी का लाइफ है 20 साल का, तो 20 साल तक मैं उसमें से प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करके मैं क्या जनरेट करेगा? रेवेन्यू जनरेट करेगा ना। तो उसको मैं बोलूंगा, वो 20 साल को क्या बोलूंगा? इकोनॉमिक लाइफ। तो क्या मशीनरी सिर्फ 20 साल ही रहेगा? नहीं, फिजिकली तो वो 40 साल भी रह सकते हैं, पर इकोनॉमिक लाइफ कितना है? पैसा जनरेट करने का लाइफ कितना है उसका? 20 साल। तो हम लोग सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं? इकोनॉमिक लाइफ। समझा? उसका एक्चुअल लाइफ का कोई डेफिनेशन नहीं है।
हम लोग को ये देखना है, हम लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस करने में अपन किस में हम लोग हमेशा मेजरमेंट करते हैं, पैसे में। तो अगर पैसा जनरेट करके दे रहा है जितने साल तक, उतना लाइफ कंसिडर करने का, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक लाइफ। समझा सबको? क्लियर है? किसी को डाउट? ओके। पर एक ऐसा फिक्स एसेट है जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। कौन सा? लैंड। क्यों नहीं करते? वैल्यू, वैल्यू गिरती ही नहीं है। तो वैल्यू, मैंने वही तो बोला ना, वैल्यू बढ़ती है, वो तो मार्केट फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, उसके वजह से तो ना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो मैं एसी का भी बोलूंगा, आज 30,000 रुपये मिल रहा है, कल डिमांड बढ़ गया तो उसका 35,000 हो जाएगा, तो उसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगा। ऐसा? अरे इसके स्टार्टिंग में क्या बोला, हम लोग डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं? हाँ, कौन से फिक्स एसेट्स पे चार्ज करते हैं? जिसका लिमिटेड लाइफ। अभी लैंड का कोई लाइफ है क्या? लैंड का कोई लाइफ है नहीं, इट कैरीज इनफाइनाइट लाइफ। ये जो बिल्डिंग है, एक लैंड पे ही स्ट्रक्चर्ड है, हाँ कि ना? तो ये बिल्डिंग और इसके जो नीचे लैंड है, वो दोनों अलग अलग कंपोनेंट है। बिल्डिंग का लिमिटेड लाइफ है कि इनफाइनाइट लाइफ है? लिमिटेड। बिल्डिंग खराब होता है ना, जैसे ये बिल्डिंग भी 2 साल पहले को क्या किया था, रिपेयरिंग, अगर तुम लोग ने नहीं देखा रहेगा, ठीक है? तो वो रिपेयरिंग क्यों किया? क्योंकि उसका वैल्यू गिरते जा रहा है ड्यू टू वेयर एंड टेयर। बट क्या लैंड का कोई रिपेयरिंग करता है? हाँ, नहीं। इस पे आज बिल्डिंग है, कल उठ के कोई बंगलो बना देगा, कल उठ के कोई मॉल बना देगा, पर लैंड तो वैसे का वैसे ही रहेगा, हाँ कि ना? सो लैंड जो है, इट इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। क्या बोलेंगे? बाकी सब, बाकी सब डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल का मतलब क्या है? जिसपे डेप्रिशिएशन चार्ज करना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम? डेप्रिशिएबल एसेट। समझा? तो ये सब पूछते हैं इंटरव्यू में, तो जरा ध्यान से सुनना, भेजे में डाल देना बात को। इंटरव्यू कब होगा? कब होगा? 5 साल के बाद, 5-6 साल के बाद। तब तक याद रखना है ये सब चीज। 11th स्टैंडर्ड का चीज पूछते हैं, ट्रस्ट मी। मेरे को पूछा था, हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे ना, उसमें से एक पार्ट बताऊंगा, बैड डेट्स करके था एक एडजस्टमेंट, तुम लोग पढ़ोगे फाइनल अकाउंट्स में, तो वो वाला चीज पूछा गया था मेरे को 11th स्टैंडर्ड का। तो ऐसा मत समझना कि ये 11th है चलेगा, 11th सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा करियर बना सकता है 11th स्टैंडर्ड। उस दिन मेरे को आंसर आ गया था, तो मेरे को ऑफर मिल गया था, तो ऐसा ही तुम लोग आंसर दे दोगे, ऑफर मिल जाएगा, सेट हो गया ना करियर, मीटर स्टार्ट पैसा आने का, अपना सपना मनी मनी ड्रीम फुलफिल ड्यू टू 11th स्टैंडर्ड। समझ रहे हो? मतलब ऐसा मत समझना कि हर इंटरव्यू में 11th का ही पूछेंगे तो बुक खोल के जाओ, पढ़ के जाओ, ऐसा नहीं है। पर दे डू टेस्ट योर नॉलेज, योर कॉन्सेप्ट, इफ यू आर इन दैट फील्ड। अगर तुम अकाउंटिंग के इसमें गए तो, अकाउंटिंग बोलो या फाइनेंशियल प्लानिंग या वट एवर इट इज, F&P, सब कुछ आगे जाके समझ जाएगा, ठीक है? तो a quick recap, what is depreciation? It is reduction in the value of fixed assets due to wear and tear, efflux of time और obsolescence। efflux का मतलब क्या था? passage, टाइम पास होना, यूज नहीं करना, टाइम पास होना। obsolescence का मतलब आउटडेटेड, ठीक है? उसकी वजह से भी क्या होता है, वैल्यू गिरते जाता है। तो ये ट्रांजेक्शन है क्या? इट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, इट इज एन एडजस्टमेंट मेड इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट दी। क्या हर महीने वही करते बैठो? नहीं, साल के एंड पे। क्यों साल के एंड पे? क्योंकि मैं साल के एंड पे फाइनल अकाउंट्स बनाता हूं, और फाइनल अकाउंट्स में एक अकाउंट बनता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। मैं साल के एंड पे क्या कैलकुलेट करूंगा? पूरे बिजनेस का प्रॉफिट भी, और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए मेरे को लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस चाहिए, लिस्ट ऑफ इनकम चाहिए ना, तो ही तो मैं बता पाऊंगा मैं ये वो साल प्रॉफिट में हूं।
और मैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए वही साल का ओनली द एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ करंट ईयर आर कंसिडर्ड. करंट ईयर मतलब जो साल का हम लोग बनाते हैं ना फाइनल अकाउंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट ईयर. तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? लिस्ट ऑफ एक्सपेंस, लिस्ट ऑफ इनकम. तो एक्सपेंस के लिस्ट में एक एक्सपेंस कौन सा दिखना चाहिए? डेप्रीशिएशन. जो हर साल 10% यूज करता हूं ना मैं, तो हर साल का 10% यहां पे आ जाएगा पीएनएल अकाउंट में. क्लियर है? तो इसके लिए इसको बोला गया इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर इसके लिए कौन सा टाइप का अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट. समझा? एंड हर नॉमिनल अकाउंट साल के एंड पे या तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्लोज हो जाता है. कौन सा अकाउंट? नॉमिनल. तुम सैलरीज भी पे करोगे. याद है हम लोग ने लेजर वाले चैप्टर में एक सैलरीज वाला सम किया था. एक फेब था और एक मार्च था. तो हम लोग ने मार्च वाले का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखा था. हम लोग ने लिखा था बाय पीएनएल अकाउंट. इफ यू रिमेंबर. आई नो यू विल नॉट. कौन सा सम था? 9th शायद. ये देखो 9th. ये रहा. ये देखो फेब में बैलेंस ब्रॉट डाउन किया था 30. फिर 5 फेब महीने का खर्चा. तो टोटल 35,000 का सैलरी हो गया अभी तक का. मतलब अप्रैल से लेके फेब तक. ये 30,000 कभी का रहेगा? प्रीवियस मंथ्स का रहेगा ना ये बैलेंस. फिर उसमें ये महीने का ऐड किया तो कितना हो गया? 35. तो 35 कैरिड डाउन किया. उसी को ही 35 को क्या किया? अभी कौन से महीने में आ गए? मार्च का कितना था? टोटल कितना हो गया? तो कहने से पूरे साल का सैलरीज का खर्चा कितना है? 38. अब ये कैसा टाइप का अकाउंट है? सैलरीज. कौन सा टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल ना. खर्चा है तो एवरीवन. अगर नॉमिनल अकाउंट है तो इसको क्लोज करना है. इसको कैरी फॉरवर्ड करना है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि इससे मेरे को बेनिफिट मिल गया है. क्या यही 38,000 का बेनिफिट अगले साल मिलेगा विदाउट पेइंग एनीथिंग? मिलेगा क्या? ऐसा नहीं ना. तो अगर एग्जॉस्ट हो गया वो खर्चा तो उसको क्या करने का? क्लोज. कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस. तो उसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? सैलरी इसका डेबिट बैलेंस रहता है. एक्सपेंस इसका कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट. तो अभी क्या करने का उसको? क्रेडिट. तो डेबिट किसको देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस. तो एंट्री क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट. तो सैलरीज के क्रेडिट साइड में देखो क्या लिखा है. इसके पहले के महीने में क्या लिखा था? क्योंकि यहां पे साल खत्म होता है क्या? साल यहां पे खत्म हो रहा है. जहां पे साल खत्म होगा उधर क्या लिख देने का? क्योंकि ये बैलेंस को आगे ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं करने का नेक्स्ट ईयर में. समझा? तो ऐसे में हर एक नॉमिनल अकाउंट का बैलेंसेस कहां पे लिखते जाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस. तो वैसे ही तुम लोग को ये डेप्रीसिएशन का भी हर साल क्या करना पड़ेगा? बैलेंस कहां पे लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस. ये देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं. ये डेप्रीसिएशन अकाउंट में पहले डेबिट किया. 20,000 खर्चा है. इसके लिए डेप्रीसिएशन अकाउंट को क्या किया? डेबिट. फिर जैसे ही साल खत्म हो गया तो मैंने कहां पे लिख दिया? कहां पे लिख दिया? क्रेडिट में. पर कौन सा अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस. समझा? तो जो सैलरीज में किया था वो डेप्रीसिएशन में भी किया. क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर क्या है? नॉमिनल. क्लियर है? किसी को डाउट? एनीवन? एनी डाउट? ओके. अभी ये चैप्टर में हम लोग को दो चीज समझना है. पहला कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन एंड नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डेप्रीसिएशन. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन पार्ट. सो ध्यान से देखना, समझना एंड मेरे साथ रहना. There are two types of method to calculate depreciation. There are two types of method. ये method 1 है और ये वाला method 2 है. First we will understand method 1. Suppose के I purchased a machinery for rupees 1 lakh. Okay, in the year 24-25. कौन से साल में खरीदा? 24-25 में. कितने का? 1 लाख का. और मुझे पता चल रहा है कि मैं हर साल 10% यूज करता हूं तो मेरे को बेनिफिट 10% का मिल रहा है. इसके लिए मैं डेप्रीसिएशन कितना चार्ज कर रहा हूं? कितना परसेंटेज चार्ज कर रहा हूं? 10% पर एनम. तो डेप्रीसिएशन का हमेशा क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? रेट. क्या दिया रहेगा?
रेट। ओके, तो जैसे इंटरेस्ट का रेट देते हैं ना, और वो रेट पर एनम रहता है, वैसे डेप्रीसिएशन का भी रेट कैसा रहता है, पर एनम। ओके, तो ये मेथड बोलता है कि तुम लोग हर साल का डेप्रीसिएशन कौन से प्राइस पे कैलकुलेट करोगे, तो तुम लोग हर साल का डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करोगे। कोई भी साल में रहो, डेप्रीसिएशन कौन से प्राइस पे कैलकुलेट करना है, तो ये कभी का कॉस्ट है, परचेज का है, द डे ऑन वी परचेज द एसेट। इसको हम बुलाएंगे बर्थडे प्राइस। क्या बुलाएंगे, बर्थडे प्राइस। बोलो जिस दिन हम लोग ने इसको जन्म दिया अपने बुक्स में, उसको हम बुलाएंगे क्या, बर्थडे प्राइस। अरे जिस दिन खरीदा उसको बोलेंगे ना कि बुक्स में आया, तो इसको कौन सा प्राइस बुलाएंगे। तो ये मेथड क्या बोलता है, हर साल का डेप्रीसिएशन किस पे कैलकुलेट होना चाहिए, बर्थडे प्राइस। तो अभी वैल्यू कितना है, तो जिस दिन में खरीदा, तो फर्स्ट डे को मैं ओरिजिनल कॉस्ट ही बुलाऊंगा। उस साल के एंड में खरीदा, सपोज के 1 अप्रैल को, पूरा साल मैंने यूज किया रहेगा, हाँ कि ना, पूरा साल यूज किया रहेगा। अभी 31 मार्च आएगा, डेप्रीसिएशन कभी चार्ज होता है, हर महीने में कि साल के एंड में, तो डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करने के पहले तो अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी क्या बोला, ये मेथड में कौन से प्राइस पे करना है, बर्थडे प्राइस। बर्थडे प्राइस कितना था, 1 लाख का 10%, 10,000। 1 लाख का 10%, 10,000। ठीक है, तो 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दो। माइनस करना है कि प्लस करना है, अरे डेप्रीसिएशन वैल्यू गिरता है ना, तो इसके लिए क्या करने का है, एक में से 10 गया, बचा कितना, 90। ये समझा एवरीवन। तो ये 90,000 को भी कुछ तो बुलाना पड़ेगा मेरे को। दिस इज द रेड्यूस्ड वैल्यू, दिस इज द रिटर्न डाउन वैल्यू। इसके लिए उसको क्या बुलाएंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV। क्या बुलाएंगे, WDV। इसका फुल फॉर्म रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन मतलब वैल्यू माइनस किया ना, उसको बोलते हैं राइट डाउन करना। पर ये WDV जो है 90, वो सिर्फ एक ही डेट का वैल्यू है। कौन सा डेट का, 31 मार्च 25। हम लोग ने स्टार्ट कभी क्या रहेगा, 1 अप्रैल 24। साल एंड होगा कभी, 31 मार्च 25। क्लियर। तो 31 मार्च 25 का वैल्यू है, इसके लिए मैंने यहां पे डेट भी क्या लिखा है, WDV एज ऑन 31 मार्च। इसका मतलब क्या है कि 31 मार्च 2025 तक का वैल्यू कितना है, 90,000 तक का वैल्यू। एज ऑन का मतलब क्या है, इस दिन तक इतना वैल्यू है। समझा, स्टार्ट कितने से किया था, 1 लाख, 25 तक कितने पे पहुंचा, अब ये अकाउंट में कितना बैलेंस बचना चाहिए, 90 का। समझा, ये फर्स्ट ईयर हो गया। अभी क्या मशीनरी छोड़ देंगे, नेक्स्ट ईयर में यूज करेंगे ना। तो नेक्स्ट ईयर में पूरा साल यूज किया, साल खत्म होगा। नेक्स्ट ईयर है कौन सा, पहले वो बताओ। हाँ, स्टार्ट कभी होगा, 1 अप्रैल 25, खत्म कब होगा, 31 मार्च। तो डेप्रीसिएशन कभी स्टार्ट चार्ज करूं, 31 मार्च। तो ये मेथड में पहले तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कौन से प्राइस पे करना है। नहीं, क्या बोला था, हर साल का डेप्रीसिएशन कौन से प्राइस पे होगा, बर्थडे प्राइस। बर्थडे प्राइस कितना था, तो 1 लाख का 10% कितना होगा। तो यहां पर भी मैं कितना डेप्रीसिएशन चार्ज करेगा, 10,000। तो 90 में से 10 गया, बचेगा कितना, 80। समझा, ये 80 को क्या बोला, रिटर्न डाउन वैल्यू। आगे एज ऑन 31 मार्च 26। एक चीज याद रखना, WDV अकेला कभी भी नहीं आएगा, उसके आगे डेट कंपलसरी लिखना पड़ेगा। क्या बोला, WDV सिर्फ WDV नहीं लिखने का, आगे क्या लिखने का, डेट, क्योंकि WDV सिर्फ एक ही दिन का वैलिड रहता है। समझा, तो WDV एज ऑन 31 मार्च 26। ये सेकेंड ईयर हो गया। थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो थर्ड ईयर में फिर से यूज करेंगे। कब तक यूज करेंगे, 1 साल पूरा। तो साल कभी खत्म होगा, बोलो। तो कहना चाहिए दैट वी आर इन ईयर
26, 27, फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कौन से प्राइस पे? बर्थडे प्राइस 1 लाख था, 1 लाख का कितना परसेंट, तो कितना वैल्यू कितना बचेगा, इसको क्या बुलाएंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन, ये 3 साल का हो गया। 4th ईयर में फिर से कैलकुलेट करेंगे, कितना चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन? 10,000, 10,000 ही आएगा ना, कितना वैल्यू बचेगा? 60, उसको क्या बुलाएंगे? WDV एज ऑन 20। सबको समझा? किसी को डाउट? अभी हम लोग ने ये मेथड का काम समझा, अभी नाम समझते हैं। नाम, ये मेथड के एक नहीं 3 नाम है। ये 3 नाम है तो तीनों नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी नाम से आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होने के अपने को। तीनों नाम याद रहना चाहिए, तीनों नाम का लॉजिक है। हम लोग हर साल का डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करते हैं? बर्थडे प्राइस पर। बर्थडे प्राइस तो अपना नाम है, पेट नेम रखा है पेट ने, पर एक्चुअली में मेथड के हिसाब से नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। इसके लिए पहला मेथड का नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, पहला नाम। हर साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। हाँ, दिमाग घर पे रख के आया तू? ये क्या है? 10 10 10 से अलग अलग दिख रहा है। हाँ, हर साल का डेप्रिसिएशन क्या है? सेम, फिक्स्ड है ना। इसके लिए मेथड का नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हर साल का डेप्रिसिएशन क्या है? सेम। क्लियर है? हाँ, पहला नाम क्या था? क्यों? क्यों ओरिजिनल कॉस्ट? क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? ओरिजिनल कॉस्ट। दूसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्यों? हर साल का डेप्रिसिएशन क्या है? फिक्स्ड है। तीसरा नाम, अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, तो इसके लिए अपन ये ग्राफ समझते हैं। ये ईयर्स है, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स। ओके, 1 2 3 ईयर्स है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या रखा है? डेप्रिसिएशन इन रुपीस, बराबर। याद है तुम लोग स्कूल में करते थे ऐसा? अभी करते हो क्या? अभी है? छोड़ो। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना था? पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना था? 10,000। तो पहला साल और ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू, तो मैं हम लोग ऐसे करते थे ना, पहला साल 10,000 के सामने रुक जाते थे तो इधर एक टिम्ब कर देते। हाँ, फिर सेकेंड ईयर का डेप्री कितना है? तो यहां पे भी एक सेम ही आएगा ना। 3rd ईयर में तो ये आगे करना है तो घर पे करना, ठीक है। तो अभी ये डॉट्स को ज्वाइन करोगे तो कैसा लाइन आ रहा है? स्ट्रेट लाइन। इसके लिए मेथड का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, बिकॉज डेप्रिसिएशन प्लॉटेड ऑन ग्राफ विल क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए मेथड का नाम भी क्या है? समझा? 3 नाम बोलो फटाफट। पहला ओरिजिनल कॉस्ट, दूसरा, तीसरा, एक और बार, तीनों में से कोई भी नाम क्वेश्चन में आ सकता है। समझा? बोलेंगे डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, या तो बोलेंगे बाय यूजिंग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, बाय यूजिंग ओरिजिनल कॉस्ट। तीनों का काम क्या है? सेम, पर नाम अलग अलग। समझा? मैं तुम लोगों को दूसरा मेथड भी बता रहा हूं, कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बता के रख रहा हूं, तो समझ लेना, देख लेना। ये मेथड में बोला है, ये मेथड में बोला है इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। दोनों जन आओ। अरे मैंने तो बाहर भेजने का बात किया था ना। क्या? 1 मिनट, आप इतना दूध के धुले रहने का मस्ती नहीं करोगे। मैंने तो देखा आप ही कर रहे थे। हाँ, एक जन आप आ जाओ आगे यहाँ पे, अभी देखता हूँ कैसे मस्ती करते हैं।
एक तो तुम लोग के लिए अलग से लेक्चर रखा, उसमें मस्ती करने का तुम लोग को। हर लेक्चर में इधर ही चाहिए, अगर पीछे दिखे सीधा बार। नेक्स्ट बारी, इधर आओ मेरे नजर में वैसा, हाँ बस। हाँ, ये मेथड में बोला है कि जो हर साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ना, तो वो साल जो WDV अवेलेबल रहेगा ना उस पे करने। पहले वाले मेथड में क्या था, हर साल किस पे करते थे, ओरिजिनल कॉस्ट बर्थडे प्राइस पे करते थे हर साल, तो उधर वैल्यू माइंड में था कि 1 लाख है। पर यहां पर ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं करने गए, हर साल के स्टार्ट में जो WDV अवेलेबल रहेगा ना उस पे चार्ज करने का है। तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपना यहां पे सपोज के फर्स्ट ईयर कितना है, तो कौन सा है 23 24, खरीदा कितने में था 1 लाख। अभी 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट हुआ रहेगा, खत्म होगा 24 पे 31 मार्च 24। इस दिन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब इस दिन पे अवेलेबल WDV कुछ है क्या, सिर्फ यही वैल्यू अवेलेबल है, तो इसी को हम लोग क्या बुलाएंगे WDV, बिकॉज दिस इज फर्स्ट ईयर। तो हम लोग फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करेंगे 1 लाख। तो 1 लाख का 10% कितना होगा, तो कितना वैल्यू बचेगा, इसको क्या बोलेंगे WDV एज ऑन फर्स्ट ईयर खत्म। सेकेंड ईयर कौन सा रहेगा, सेकेंड ईयर 24 25, फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब ये मेथड में क्या बोला है, वो साल में अवेलेबल डेप्रिसिएशन पे कैलकुलेट करने का। अवेलेबल डेप्रिसिएशन कितना है अभी, अवेलेबल WDV पे कैलकुलेट करना है, तो कितना है 90 है ना। अभी 1 लाख को भूल जाओ, कितना अवेलेबल है अभी, तो 90 का 10% लेने का। तो 90 का 10% कितना हो गया 9000। तो 90 में से 9000 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, इसको क्या बुलाएंगे रिटर्न डाउन वैल्यू। थर्ड ईयर में कितने पे कैलकुलेट होगा 81 का 10% कितना होगा, तो वैल्यू बचेगा 72,900। समझा, ऐसे कर करके क्या हो जाएगा 0। एग्जैक्ट 0 नहीं होगा ये मेथड में, ये वाले मेथड में तुम्हारा एग्जैक्ट 0 होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग 10,000 फिक्स परसेंटेज कर रहे हैं ना, फिक्स्ड वैल्यू, इसके लिए एग्जैक्ट 0 होगा। यहां पर एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, अबाउट टू 0 होगा, मतलब समझा, अप्रोक्सीमेट। ओके, तो अब ये मेथड का नाम क्या है, सिंस डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन WDV ऑफ ईच ईयर, तो पहला नाम क्या है इसका रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू। दूसरा, हर साल का बैलेंस जो है ना वो क्या होते जा रहा है डेप्रिसिएशन का, कम होते जा रहा है, तो इसके लिए उसका नाम क्या है डिमिनिशिंग बैलेंस में। डिमिनिश होना मतलब क्या, कम होते जाना। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, हर साल का मशीनरी का वैल्यू क्या हो रहा है कम होते जा रहा है, तो इसके लिए उसको क्या बुलाएंगे रेड्यूसिंग बैलेंस। तो 3 नाम क्या है WDV, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। समझा, तो ये मेथड तुम लोग को अभी है नहीं, फिलहाल MCC को बात कर रहा हूं। अब बराबर पोदार को तो आ जाएगा दोनों मेथड ही आई गेस, पर कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन का फर्क है बस। इधर बर्थडे प्राइस पे था, उधर हर साल के अवेलेबल WDV पे करना है, दैट्स इट। क्लियर है, किसी को डाउट? ओके, अब ये डेप्रिसिएशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, पहले साल का 10 था, तो यहां पे मैं करेगा प्लॉट 10, फिर दूसरे साल का 9 था, तो यहां पे करेगा, तीसरे साल का 8100 था, तो ऐसा अगर तुम बराबर से करोगे तो आएगा आंसर। तो अगर वो डॉट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या आएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, ठीक है, इसके लिए बोलते हैं ना डिमिनिशिंग बैलेंस। इट इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, मतलब 0 की तरफ बढ़ रहा है ना वो, तो इसके लिए बोलते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। समझा, किसी को डाउट? हाँ, ओके। अभी मुझे बताओ, ये तो मैंने बोल दिया कि तुम लोग को परसेंटेज दे दिया था, 10% दिया था ना 10%,
But what if percentage is not given? Then how to calculate depreciation? It is very simple and logical. याद करो, हम लोग ने ये मशीनरी कितने में खरीदा, एसी कितने में खरीदा था? 30. सपोज के उसका लाइफ 10 साल का है. कितने ईयर्स का है? 10 साल का है. तो मतलब बाय द एंड ऑफ द 10th ईयर उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0. तो तुम लोग हर साल यूज करोगे कि नहीं करोगे? हाँ कि ना? तो अभी डेप्रीशिएशन चार्ज करना है मेरे को, ऐसा डेप्रीशिएशन अमाउंट चार्ज करना है जिसका वैल्यू 30 से गिर के किधर तक पहुंचना चाहिए? 0. तो हर साल में कितना डेप्रीशिएशन चार्ज करूं? कितना? 3000 ना, लॉजिकल है. 30,000 है और उसके पास कितना साल है? 10 साल है. तो हर साल कितना मैं बांट दूं? 3,000 3,000 3,000 3,000. मतलब तुम लोग ने किया क्या? ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ ना. लाइफ कितना है? 10. तो 30,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स. तो तुम लोग ने बोला 3,000. 3,000 इज डेप्रीसिएशन फॉर 1 ईयर. तो हर साल में कितना चार्ज कर दिया होगा? 3 3 3 3 3. ये समझा? ओके. अभी तुम लोग सोचो, इसका वैल्यू यहां पे 0 हो जाएगा. बट अभी ये लैपटॉप है, ये सपोज कि अभी इसका वैल्यू 0 हो गया, पर मैं इसको बेच सकता हूं कि नहीं बेच सकता हूं? बेच के कुछ वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा. इसका इनहेरेंट वैल्यू क्या हो गया है? 0. बट अगर मैं लैपटॉप बेच दूंगा तो अभी भी उसका वैल्यू कुछ तो मिलेगा मेरे को मार्केट से. उसको मैं बोलूंगा स्क्रैप वैल्यू. कौन सा वैल्यू? बोलते ना भंगार में बेच दिया, तो उसका वैल्यू जो आता है उसको क्या बोलेंगे हम? स्क्रैप वैल्यू. उसका दूसरा नाम क्या है? स्क्रैप वैल्यू का दूसरा नाम, स्क्रैप वैल्यू या तो हम बुलाएंगे रेसिडुअल वैल्यू. क्या बुलाएंगे? रेसिडुअल वैल्यू. दिस वैल्यू इज फेच्ड एट द एंड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ. समझाइए, कब मिलेगा ये वैल्यू? अरे लाइफ खत्म होगा बाद में ही देगा ना कोई भी स्क्रैप वैल्यू के स्टार्टिंग में ही दे देगा? नहीं. समझा? तो जब लाइफ खत्म होने के बाद जो वैल्यू मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्रैप वैल्यू या तो रेसिडुअल वैल्यू. अभी जब ऐसा सिचुएशन है, 30,000 का मैंने एसी खरीदा था, मेरे पॉकेट से आज कितना पैसा जाएगा? अरे पॉकेट से कितना पैसा जाएगा? 30,000 ना. 10 साल तक यूज किया, उसका लाइफ कितना है? 10 साल का. 10 साल के बाद मेरे को कितना पैसा मिलेगा? सपोज के मेरे को मिलेगा 5,000 रुपया स्क्रैप वैल्यू. बेचेंगे तो स्क्रैप वैल्यू में कितना मिलेगा? 5. दिस 5,000 इज नॉट एग्जैक्ट अमाउंट, इट इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट. कैसा है? एस्टिमेटेड. जैसे तुम लोग मोबाइल के साथ करते हो ना, ये संतोष चुप बैठना, क्या देख के हंस रहे? क्या है इसमें ऐसा? और तू भी क्या उसमें देख रहे? हाँ, कब से देख रहा हूं, देख के हंसे ही जा रहे हैं. बाद में 12 बजे के बाद, हाँ, जो करने का करना, अभी इधर ध्यान दे. तो जो वैल्यू मिलता है अपने को लाइफ के बाद, उसको क्या बोलेंगे हम? स्क्रैप वैल्यू. आज के दिन पे आउटफ्लो कितना हुआ था? 30. बट 10 साल के बाद मेरे पास 5,000 वापस आने वाले कि नहीं आने वाले? तो कैन आई से दैट मेरे पास नेट आउटफ्लो ऑफ द फंड्स फॉर दैट एसेट इज 25,000. 10 साल का अगर मैं बात करूं, ओवरऑल 10 इयर्स का मेरा आउटफ्लो कितना हुआ है? 30 गया था पहले, आया कितना? तो नेट कितना आउटफ्लो हुआ है? 25. तो तुम डेप्रीसिएशन कितने पे चार्ज करोगे? 25,000 रुपये. तो जब भी स्क्रैप वैल्यू मिलेगा तो तुम लोगों को स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट में से क्या करने का है? माइनस, क्योंकि वो इनफ्लो होने वाला है अपना. तो अपना खर्चा क्या हो जाएगा? कम. अगर खर्चा कम हो जाएगा तो डेप्रीसिएशन भी कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम असेट को रिकॉर्ड कितने पे करोगे? हाँ,
रिकॉर्ड कितने पे करोगे? 30 पे ही करोगे, बट डेप्रीशिएशन कितने पे चार्ज करोगे? 25 पे करोगे। समझा? क्लियर है? तो यहां पे ऐसे केस में इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू दी होल डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक लाइफ, होल डिवाइडेड बाय। समझा कि नहीं समझा? ये कब करोगे? ये कब करोगे? जब परसेंटेज नहीं दिया रहेगा और तुम लोग को क्वेश्चन में लाइफ दिया रहेगा, 5 इयर्स 10 इयर्स, या तुम लोग को क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा, तब जाके तुम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस, लॉजिकल था कि नहीं? तुम लोग ने कॉस्ट पकड़ा 30, बोला कि 5000 वापस से मिलेगा, तो तुम्हारा कॉस्ट गिर जाएगा, इसके लिए माइनस क्या किया? स्क्रैप। तो ओरिजिनल कॉस्ट 30 माइनस स्क्रैप वैल्यू 5, बचा कितना? 25। अभी डेप्रीशिएशन कितने पे चार्ज करने का है? 25। कितने साल के लिए? 10। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 10, हर साल 2,500 का डेप्रीशिएशन चार्ज करने का। क्लियर? पक्का? अब डेप्रीशिएशन जो है वो, अच्छा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे होता है ना। तुम लोग अगर बैंक से लोन लोगे, सपोज के 1 अक्टूबर को बैंक से लोन लिया, तो बैंक 25-26 ईयर में 2025-26 1 अक्टूबर को लोन लिया एंड 1 लाख रुपीज का लोन, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% पर एनम का। तो तुम्हारा इंटरेस्ट का मीटर कब से स्टार्ट होगा? हिसाब आता है इंटरेस्ट का? हिसाब कैलकुलेट किया है कि नहीं इंटरेस्ट कभी? अरे हाँ कि ना? तो इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा? छोड़ो, तुमने किसी फ्रेंड को 1 लाख रुपया लोन पे दिया, कभी दिया? अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को, बराबर है। और तुम तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करोगे तो 31 मार्च को बुक्स बंद करोगे, तो तुम लोग पहले साल में उससे कितने महीने का इंटरेस्ट लोगे? पूरे साल का लोगे? देगा क्या दोस्त पूरे साल का? नहीं। क्यों? कितने महीने का लेंगे? कभी से लेके कभी तक? अक्टूबर से लेके, तो पहले मैंने वही पूछा था, दोस्त के बदले बैंक ही था। गजब है तुम लोग। अक्टूबर से स्टार्ट होगा क्योंकि हमने लोन कभी दिया? अक्टूबर। खत्म कब होगा? मार्च। कितने महीने का किया? तो 1 लाख पे 10% कितना होगा? 10,000। उसका आधा 6 महीना मतलब आधा हो गया ना, तो कितना? 5। नेक्स्ट ईयर पूरा साल उसने यूज किया अपना पैसा, तो नेक्स्ट ईयर पे कितना कितना इंटरेस्ट लोगे? पूरे साल का कि 6 महीने का? 6 महीने का? पूरे साल का ना, पूरा वसूल करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। 1 लाख पे 10%। तो वैसे ही अपने को डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने का। तो डेप्रीशिएशन भी इंटरेस्ट के जैसे टाइम बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। मींस जो वो साल का, जो साल में हम लोग है, उस साल का डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करने का? असेट जब भी आया बिजनेस में तभी से लेके ईयर एंड तक। क्या बोला? असेट जब भी बिजनेस में आया तभी से लेके ईयर एंड तक का तुम लोगों को क्या कैलकुलेट करने का है? डेप्रीशिएशन। नाउ फर्स्ट एग्जांपल, असेट आया कब? असेट आया कब? डेट ऑफ परचेज क्या लिखा है यहां पे? 1/4/24, बराबर है। इधर देखो लिखा है अपना अकाउंटिंग ईयर क्या है? 24-25। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर इज 24-25, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज 10%। वी परचेज असेट ऑन विच डेट? 1/4/24, मतलब फर्स्ट डे से कि मिडल ऑफ द ईयर से? फर्स्ट डे से है ना, अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट ही अप्रैल से होता है, तो फर्स्ट डेट से है तो एंड तक रहेगा कि नहीं अपने साथ? तो कितना महीना कवर होगा? कितना महीना? आंसर दो वरना गड़बड़ हो जाएगा सॉल्व करने के टाइम पे।
कभी से लेके कभी तक? अप्रैल से लेके मार्च, तो कितना महीना कवर हो रहा है? 12। तो वो केस में हम लोग बोलेंगे 1 लाख पे 10% इंटू 12/12। अब ये 12/12 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पता है ना 12/12 क्या होगा? 1 ही होगा ना। 12 महीने में से पूरा 12 महीना यूज किया, इसके लिए 12/12 किया, समझा? ओके, नेक्स्ट, सपोज के डेट ऑफ परचेज इज 1 जुलाई 24, मतलब असेट आया कब? अरे आया कब? 1 जुलाई 24। कभी से स्टार्ट होगा डेप्रिसिएशन का मीटर? जुलाई से लेके कितना महीना? 12 महीना। अप्रैल से भी 12, जुलाई से भी 12। मस्त कैलेंडर है ना तेरा। कितना महीना आएगा? आया सबको? आता है गिनती? चलो बोलो, जुलाई कभी से स्टार्ट करोगे? उसके बाद 9 महीना आया। डेट ऑफ परचेज इज 1 अक्टूबर। कितना? 5, 6, 5 भी सुन रहा था मैं। तो चलो वापस स्टार्ट करो। इधर ही। हाँ, इसका आंसर दो, कोई नहीं बोलेगा, आप बोलना। कहां से लेके कहां तक? इधर इधर मेरे से बात करो। पक्का राइट है क्या? राइट है। तो अभी इसका इसका आंसर कितना आ रहा था? इसका 12 महीना आ रहा था, इसका नहीं। तो इसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करने का? 1 लाख पे 10% इंटू 12 में से कितना महीना किया यूज? 9। इधर कितना महीना है? 6। तो क्या लिखोगे यहां पे? 12 में से इधर कितना था? 12 में से, समझा? ये 4 डेट बिठा देना माइंड में। सम तुम लोग को ये 4 डेट के इस पे से ही आने वाले। कौन सा 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जैन। अप्रैल से रहेगा तो 12 महीना कवर होगा, जुलाई से रहेगा तो 9 महीना कवर होगा, और अक्टूबर से रहेगा तो 6 महीना, जैन से रहेगा तो 3 महीना। समझा? अब थोड़ा आगे ये वाला बोलो, कितना महीना आएगा? ये कितना आएगा? 6, 7, 5, 7 ना? चलो काउंट करते हैं, कहां से काउंट करेंगे? सितंबर से मत करना काउंट, अक्टूबर से ही करना है, 6 महीना ही आएगा। अरे कभी खरीदा? सितंबर के लास्ट डे पे खरीदा ना, तो डेप्रिसिएशन कभी से स्टार्ट होगा? तो कहां से स्टार्ट करोगे? अक्टूबर से लेके मार्च, कितना महीना आएगा? 6। तो देखने का कौन सा डेट है। अगर एंड का डेट ये वाला आने का चांसेस कम है, बट आया तो माइंड में रखना। 30 सितंबर को आया तो सितंबर तो खत्म होने के बाद यूज करने का स्टार्ट करेंगे, तो कभी से स्टार्ट होगा? अक्टूबर से। इसका बोलो 5। स्मार्ट हो ना, अक्टूबर से किया तो ये। इसका बोलो, चलो खरीदा भी बेचा भी, यूज किया कि नहीं वो साल में? हाँ, तो बोलो कितना महीना यूज किया तो डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, तो कितना महीना डेप्रिसिएशन? कभी से लेके कभी? हाँ, चलो काउंट करते हैं। कभी से स्टार्ट करूं? अप्रैल, अक्टूबर पे जाने वालों थोड़ा भेजा वापरो। 30 सितंबर को क्या किया है?
सेल में असेट जाएगा कि आएगा? तो सितंबर में चला गया ना, अक्टूबर में था क्या अपने पास? तो अक्टूबर को क्यों गिन रहे हो तुम लोग? समझा? तो दिमाग लगाने का कि बेचते वक्त एंड डेट आया तो पूरा महीना कवर हुआ है, पर यही चीज मैंने खरीदने के वक्त बोला था तो वो महीना नहीं था, क्योंकि खरीदते वक्त तो आता है फिर यूज होता है। बेचने में क्या था उसको बंद कर दिया। क्लियर है? तो इसके लिए जब सेल डेट देखोगे तो ध्यान देखना, नेक्स्ट मंथ में मत जाना। ओके, इसका बोलो। कभी से स्टार्ट? अच्छा, यहां पे 6 महीने का करने का था ना? हाँ, इसका बोलो। एवरीवन, कभी से कभी तक 10 महीना बोल रहे हो, 9 महीना बोल रहे हो, कभी कभी कितना? तनु, कितना मंथ्स? 9 तो तभी कितना महीना? कभी से? हाँ, चल काउंट कर फटाफट। अप्रैल से जुलाई पे आए ना सीधा ये? हाँ, बोला तो बराबर बोलना, समझे वैसा बोल। कहां पे स्टॉप किया? दिसंबर। जैन नहीं काउंट करने का है, क्यों? जैन काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि फर्स्ट जैन को तो बेच दिया। जैन में था क्या अपने पास? नहीं, तो 9 महीने के लिए था। तो यहां पे डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/। इसका बोलो फटाफट, चलो। 3 महीने आ गया ना? कौन सा 3 महीना? अप्रैल में। इसका बोलो फटाफट, चलो। 5। कौन सा महीना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 5। ये समझा क्या? तो ऐसे कैलकुलेट करना है तुम लोग को डेप्रिसिएशन। अब हम लोग ने कैलकुलेशन समझा, अभी एंट्रीज समझते हैं। एंट्रीज तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। 4 ही एंट्री समझना है बस। उसमें से 2 तो आता है तुम लोग को। सबसे पहले ईयर 1 में असेट खरीदेंगे। असेट खरीदने का एंट्री तुम लोग बोलो, बचपन में सीखा था। असेट खरीदेंगे, पैसा लिया, असेट अकाउंट 2। बचपन में सीखा था ना। असेट कैसा टाइप का अकाउंट है? असेट कैसा टाइप का अकाउंट है? रियल का रूल आता है। तो इसके लिए असेट को क्या किया? डेबिट। अभी असेट में क्वेश्चन में देखने का कौन सा असेट है। प्लांट रहेगा तो प्लांट अकाउंट लिखने का, कंप्यूटर रहेगा कंप्यूटर अकाउंट लिखने का, मोटर कार रहेगा मोटर कार अकाउंट लिखने का। ये मैंने जनरल एंट्रीज लिख के दिया है, जर्नल एंट्री, जनरल, इन जनरल। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज किया है? असेट। यू नीड टू रिप्लेस विद द नेम गिवन इन द क्वेश्चन। तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। चेक दिया रहेगा तो बैंक। उधारी पे भी तो खरीद सकते हैं ना, तो सामने वाले पर्सन का नाम, क्रेडिटर या तो सप्लायर। ठीक है, ओके। असेट खरीदने के साथ साथ हम लोग को खर्चा भी करना पड़ता है। अभी ये स्प्लिट एसी लेके आए, तो स्प्लिट एसी क्या लेके आके अपने आप लग जाएगा क्या वॉल पे? नहीं, तो क्या करना पड़ता है? इंस्टॉल। तो खर्चा लगेगा। और ये सच में होता है। 30,000 रुपए खरीदा तो 1500 का हम लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस लेते हैं, तो हम लोग को 1500 भी देना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे एसी 30 का नहीं है, एसी 31,500 का है। तो वो जो 1500 है उसको अलग से इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट नहीं करना है। उसको कौन से अकाउंट में डेबिट करना है? असेट में डेबिट करना है। ये हमने सीखा था। दीज आर नोन एज यस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। क्लियर? तो देखो क्या है एंट्री, क्या बनेगा? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस के बदले कौन सा अकाउंट डेबिट किया? असेट अकाउंट। तो असेट को डेबिट किया, पहले भी क्या किया था? डेबिट। अभी भी क्या किया? डेबिट। डेबिट प्लस होगा कि माइनस होगा? तो असेट 90 से डेबिट किया, 10 से और डेबिट किया, तो वैल्यू कितना हो जाएगा?
1 लाख का, समझाइए, क्लियर है? ओके, फिर जैसे ही असेट आ गया, इंस्टॉल हो गया, यूज करने का स्टार्ट करेंगे, करेंगे, ईयर एंड आ जाएगा, ईयर एंड पे क्या करना है अपने को? डेप्रीसिएशन। अब ये डेप्रीसिएशन क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस, इनकम क्या है? तो डेप्रीसिएशन कौन सा टाइप का अकाउंट है? तो ये डेप्रीसिएशन का किसी को पैसा दे रहे क्या? हाँ कि ना? दे रहे क्या? तो डेप्रीसिएशन को पैसा नहीं देने का किसी को भी, पर डेप्रीसिएशन खर्चा है, तभी हम लोग को डेप्रीसिएशन चार्ज करने का एंट्री समझना है, ये नया है तुम लोग के लिए। तो डेप्रीसिएशन सिंस इट इज एन एक्सपेंस, इट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड? अरे एवरीवन, तो एंट्री क्या आएगा? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक करूं क्या? नहीं, कैश बैंक नहीं, क्योंकि किसी को पैसा दे रहे क्या? नहीं, बट ये डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज कर रहे हैं? एसेट पे, तो एसेट का वैल्यू गिर रहा है, तो मैं बोलूंगा मेरे बुक से जितना भी डेप्रीसिएशन है उतना वैल्यू से गिर रहा है, तो उतना वैल्यू जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मैं क्रेडिट में क्या लिखेगा? टू एसेट अकाउंट, क्या लिखेगा? एसेट क्यों क्रेडिट किया, समझा? अगर मॉडर्न अप्रोच का रूल याद रहेगा, इंक्रीज इन असेट इज टू बी डेबिटेड, डिक्रीज इन असेट इज टू बी, तो ये क्या किया है? डिक्रीज किया है ना, इसके लिए असेट को क्या किया? ये अगर ट्रेडिशनल वाला रूल फॉलो करोगे तो उतने वैल्यू का असेट मेरे बुक से सच में नहीं गए, पर बुक्स में से गए, कितने का? 10 है, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट। एंट्री समझा? बोलो एंट्री सब लोग। डेप्रीसिएशन टू एसेट गया भेजे में, हाँ कि ना? अभी मैंने क्या बोला था, ये डेप्रीसिएशन नॉमिनल है, नॉमिनल का बैलेंस रहना चाहिए कि ट्रांसफर हो जाना चाहिए साल के एंड पे? कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस। अभी डेप्रीसिएशन को पहले क्या किया था, अब ट्रांसफर करने के लिए डेप्रीसिएशन को क्या करेंगे? क्रेडिट, और डेबिट किसको कर देंगे? तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री करके मैंने कौन सा अकाउंट क्लोज कर दिया? डेप्रीसिएशन अकाउंट मैंने वो साल के लिए बंद कर दिया। हमेशा याद रखना, डेप्रीसिएशन अकाउंट में कभी भी बैलेंस रहना ही नहीं चाहिए, हमेशा उसका बैलेंस सीधा कहां पे भेज देना चाहिए? प्रॉफिट एंड। ऐसे कोई भी नॉमिनल अकाउंट में, जैसे सैलरीज का भी बोला था, समझा? बस हो गया, ये पहले साल का। सेकेंड ईयर में क्या, सेकेंड ईयर में फिर से तुम लोग परचेस का एंट्री करोगे क्या? परचेस तो कर लिया था ना फर्स्ट ईयर में ही, तो सेकेंड ईयर में सिर्फ यूज करोगे, यूज करोगे तो क्या चार्ज करने का? डेप्रीसिएशन। कभी करने का? ईयर एंड, ईयर एंड। तो बोलो एंट्री क्या आएगा? डेप्रीसिएशन टू एसेट, क्यों नहीं आई थी? डेप्रीसिएशन टू एसेट, फिर नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू, ये हर साल के एंड पे करने का है, समझा? गया भेजे में, बस हो गया। यही यही एंट्रीज को भी लेजर में पोस्ट करके दिखाने का है। देखो फर्स्ट सम का ट्रायल देता हूं तुम लोग को। फर्स्ट सम में हम लोग ने 12-13 में एक असेट खरीदा था। एक काम करो, फर्स्ट सम रीड करो टेक्स्ट बुक में से। आज का लेक्चर सब लोग के लिए था ना? पढ़ा सबने? क्वेश्चन नंबर 1,
डेप्रीसिएशन बोला है तो ये 10,000 जो कैलकुलेट किया था ना अपन ने, वो ये पढ़ा क्वेश्चन, हाँ कि ना? तो मशीनरी खरीदा था 1,90,000 का था, उस पर 10,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस था, तो मशीनरी का वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा, मशीनरी खरीदने का एंट्री क्या आता है? मशीनरी टू कैश और बैंक, बट ऐसे सब केसेस में तुम यहां पे क्या लिखोगे? टू बैंक, क्योंकि नॉर्मली चेक से पेमेंट होता है असेट्स का। तो जो कॉलेज में बोला है वो करना, कैश बैंक बोला तो कैश बैंक लिखना, बैंक बोला तो बैंक लिखना, ठीक है? हाँ, तो कैश बैंक, उधर में बैंक बोलेंगे, और एमसीसी में शायद कैश बैंक बोला रहेगा। ओके, तो 2 लाख का खरीदा, फिर कब खरीदा ये? डेट भी दिया ना, डेट 1 अप्रैल 12 को खरीदे, पूरा साल यूज किए, ईयर एंड पे क्या चार्ज करने का है? परसेंटेज कितना दिए? कौन सा मेथड है वो भी पढ़ना है। हाँ? कौन सा मेथड है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में कौन से प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं? बर्थडे प्राइस। बर्थडे प्राइस कितना ये सब में? तो 2 लाख का 10%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? मंथ्स भी तो देखना पड़ेगा ना, बोला ना अभी अभी कैलकुलेशन सिखाया, तो कितने महीने के लिए आएगा? अरे पूरा आएगा ना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो कितना आएगा? 2 लाख पे 10%, 20,000। अच्छा, डेप्रीसिएशन का एंट्री क्या आएगा? अभी अभी सीखा, बोलो बोलो सब लोग। डेप्रीसिएशन टू मतलब मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट के कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। क्या लिखा है? तो ये साल के एंड पे बैलेंस बचेगा, 2 लाख था, 20,000 माइनस किया, कितना बचेगा? 1 लाख। ये 1,80,000 को क्या बुलाएंगे? माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको क्या बुलाते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 13 बराबर। एक इफेक्ट डेप्रीसिएशन का इधर आया, तो दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? डेप्रीसिएशन अकाउंट में जाएगा ना। एंट्री क्या होता है? डेप्रीसिएशन टू मशीनरी बोला था, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट, तो उसके डेबिट साइड पे क्या लिखा? टू मशीनरी। समझा हाँ कि ना? ओके, फिर साल के एंड पे क्या करने का? डेप्रीसिएशन कर दिया ना, वापस पे करेंगे, ट्रांसफर कर देना। क्या बोलने का? ट्रांसफर। क्या करने का? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का एंट्री क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस टू, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ कि क्रेडिट? क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? समझा? हम लोग को 2 साल का बोला था, तो ये जो 1,80,000 है इसको नेक्स्ट ईयर भी अपन ने क्या किया? कैरिड डाउन करके क्या करते हैं? ब्रॉड डाउन किया ना। कितना वैल्यू था? कितना ब्रॉड डाउन किया? पूरा साल यूज करेंगे, डेप्रीसिएशन चार्ज होगा साल के एंड पे कितना परसेंट? 10%। कौन से वैल्यू पे? कितना? 2 लाख था ना ओरिजिनल कॉस्ट, तो 2 लाख का 10% कितना होगा? तो डेप्रीसिएशन का एंट्री बोलो। डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, मशीनरी के कौन से साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड, बाय डेप्री 20, तो वैल्यू कितना बचेगा? सेम इसका इफेक्ट कहां पे देंगे? डेप्रीसिएशन के डेबिट साइड पे 20, फिर वो 20,000 को कहां पे ट्रांसफर करेंगे? खत्म हो गया तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मेथड। एक पार्ट है सेल का, वो हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पर अभी तुम लोग ये अकाउंट बना दो तब तक। एक काम करो तुम लोग, ये नोट्स के लिए जगह छोड़ दो। एक दो 3 पेज छोड़ दो, 3 से 3.5 पेज, 3 पेज छोड़ दो। एक ये, एक ये, एक ये, 3.5 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, पेज की कमी नहीं है। कसं वाटतंय? हाँ,
बीआरएस कितना सम किया था अपन ने? बीआरएस का कितना सम किया था? कितना सम बाकी है वो बोलो। हाँ 7 तक की है। छोड़ो छोड़ो अभी मत जगह छोड़ो, बाद में देख लेंगे। अभी कुछ मत करो, नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग बीआरएस के लिए वापस से मिलेंगे ना, तभी थोड़ा कवर हो जाएगा, उसके बाद अकाउंट बना देंगे। अभी वैसे भी 3-4 मिनट ही है। तब तक एक काम करो, 4 मिनट है ना अपने पास, तो उसमें बीआरएस का फॉर्मेट बना दो जल्दी, नेक्स्ट सम का फटाफट। हाँ बोलो। नहीं मेरा ही है ना, साथ में ही जाएंगे। कैसे कहे क्या है सितम, सोचते हैं हम। कभी हम क्यों 1 घंटे के लिए? अच्छा हाँ कराऊंगा। फॉर्मेट बना दो फटाफट। ओ मैडम कौन सा फॉर्मेट बना रहे हो ये? तो पहले पेज पे तो वो आता है ना स्टेटमेंट। हाँ पहले का सम देखो। हाँ ये देखो क्या वर्किंग। हाँ हाँ ठीक है तो बना दो चलेगा। कौन सा थर्ड वाला? टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक 615 रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन रॉन्ग साइड। कैश बुक में रॉन्ग साइड पे हुआ है, होना चाहिए था पेमेंट पे, किया है रिसीप्ट पे, तो डबल अमाउंट का करने का 615 प्लस 615 1230। हाँ क्यों, इसका रीजन है ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ये दोनों का सेम लेवल पे बैलेंस है। अब टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक, तो बैंक ने अपना बैलेंस गिरा दिया रहेगा, बराबर है, इधर तक लेके आया। कितने से गिराया? 615। क्या हमने गिराया? हमने नहीं गिराया। क्यों? क्योंकि हमने कौन से साइड पे रिकॉर्ड किया? रॉन्ग साइड। तो हमने रॉन्ग साइड पे किया मतलब बढ़ाया रहेगा, तो हमने इधर बैलेंस लेके आया। कितने से बढ़ाया? 615। तो ये 615 से बढ़ाया तो ये एक मिसमैच हो गया। ये 615 कम नहीं किया, उसका एक और मिसमैच हो गया। 615 कम करना चाहिए था, किया क्या अपन ने? नहीं, तो ये भी एक मिसमैच हो गया। हमने तो उल्टे का दूसरा रिवर्स कर दिया, तो ये भी मिसमैच हो गया। टोटल मिसमैच कितने का हो गया? बैंक इधर है, हम इधर है, तो टोटल मिसमैच कितने का हो गया? 615 प्लस 615 कितने का हो गया? 1230। तो कितने का इफेक्ट दिखाने का? 1230। हाँ पर इधर अमाउंट वो जो लिखा है ना 7 का थर्ड, बैंक डेबिटेड बैंक
75 was recorded on debit side of cash book as 57. हाँ, तो इसमें कैश बुक, पासबुक, पासबुक ने अपना बैलेंस कम किया 57 से, इधर आ गए। हमने क्या किया है, डेबिट साइड रॉन्ग साइड पे कर दिया है, तो हमने तो 57 से कम नहीं किया है, हमने उल्टे का, सॉरी 75, हमने 75 से तो कम नहीं किया, ये मिसमैच है। उल्टे का हम लोग ने 57 से बढ़ा दिया है, तो कितने का गैप आ गया, 57 प्लस 75, उतने का मिसमैच। समझा? चलो मिलते हैं 11 बजे।